नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। आजमगढ़ में अखिलेश यादव रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ में एक रिसेप्शन में शामिल हुए। गंभीरपुर के मोहम्मद मसूद इंटर कॉलेज मंगरावा में हाजी अब्दुल कलाम के बेटे मोहम्मद शादिक रिसेप्शन था। इस दौरान समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐतिहासिक विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। अखिलेश ने आगरा में करनी सेना के विरोध में प्रदर्शन को लेकर सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उनके भाजपा के 400 सांसद जीत गए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राइफल और तलवारें लहराई गईं वो सड़कों पर दिखाई देता। कोई सड़क गली सूनी न बचती जहां पर बवाल न हुआ होता। भाजपा के इस कार्यक्रम में हमें हिटलर की याद आ गई। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहनाकर रखता था। हिटलर के ये कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना वेना दिखाई दे रही है ये बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। मैं ये चाहता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और मैं अपनी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि इस तरह की बात न करें, क्योंकि इतिहास सब पढ़ने लगे। मुसलमान अगर आक्रमणकारी हुए आक्रमण किए तो हिंदू देवी देवता कहाँ थे, काफी इसमें नहीं, देखिए, ये जमाना और समय ऐसा है, कोई बात अगर आप कह देंगे उसके मायने निकाले जाएंगे। अभी जो हंगामा हुआ, जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान से देश को चलाते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे मैराथन करा रहे थे। अभी लखनऊ में पता होगा मैराथन हुआ बाबा साहब के नाम पर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार ने कराई। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 एमपी जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये जो राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं सुनी बस्ती जहाँ पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि 1995 में गठन के बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों, क्षेत्र, कार्य प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है। बदलते समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत इनमें बदलाव किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए। साथ ही प्रत्येक जनपद में एक कार्यालय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि 1995 में गठन के बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों, क्षेत्र, कार्य प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है। बदलते समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत इनमें बदलाव किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए। साथ ही प्रत्येक जनपद में एक कार्यालय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं। हर्षद छावरिया के हिंदू युवा जागरूक यात्रा पर हैं। वृंदावन से शुरुआत तो संभल में यात्रा समापन होगा। जागरूक यात्रा में हर्षा ने अलीगढ़ में इगलास के श्री कृष्ण मंदिर पर ठहराव किया। इस यात्रा के दौरान उनके द्वारा मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। कस्बा इगलास पहुंचने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि यह पदयात्रा काफी खास है। जगह जगह लोगों के द्वारा आस्था के प्रतीक मंदिरों से उनको रूबरू कराया जा रहा है, जिससे हिंदू संस्कृति की पहचान हो रही है। तहसील इगलास में पहुंचने पर जोरदार तरीके से उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। जब उनसे पदयात्रा समापन के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह पदयात्रा इसलिए संभल में समापन करना उचित है क्योंकि विष्णु भगवान के 9वें अवतार संभल में है। साथ ही वृंदावन से इसकी शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई थी। कहीं ना कहीं दोनों ही जगह काफी अच्छी हैं, यही कारण है उनके द्वारा इन दोनों जगहों को चुना गया है।
और जिसकी शुरुआत हमने वृंदावन से की है और जो 7 दिन की ये जो पदयात्रा है वो 8वें दिन पहुँचेगी संभल। इसमें हम जगह जगह रुक के लोगों से बात कर रहे हैं किस तरह वो धर्म से संस्कृति से बच्चों को जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ सकते हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें नशा मुक्त देश की तरफ कदम बढ़ाना है कि एक नगर जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के 8 अवतार हुए थे, एक नगर जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे, है ना। तो दोनों ही नगर भगवान हरि के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और दोनों ही नगर बहुत ज़्यादा खास हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे प्राचीन जो कल की मंदिर है संभल का, वहाँ पे इसका समापन करेंगे। संभल के तहसील चंदौसी के बनियाखेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत जनेटा में सरकारी जमीन का अवैध कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल दरगाह शरीफ की शिकायत मिलने के बाद आज राजस्व विभाग की टीम गांव में पहुंची और वहां पहुंचकर दरगाह से थोड़ी दूर स्थित सरकारी तालाब की जमीन की नापतोल की गई। सरकारी तालाब की 100 बीघा जमीन में से 40 बीघा जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके खेती शुरू कर दी। इस समय जमीन पर गेहूं की फसल उग रही है। जब तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने की जानकारी मिली तो उन्होंने वहां पर बुलडोजर बुलवाकर तालाब की जमीन का चिन्हांकन कराया। इस विषय में जानकारी देते हुए तहसीलदार चंदौसी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि तालाब पर अवैध कब्जा था जिसे कब्जा मुक्त करा दिया गया है। यहाँ पर जो तालाब पर कब्जा पाया गया था उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया है और उसमें जो फसल पाई गई और जो भूसा पाया गया उसको ब्लॉक में भिजवा दिया गया। और जहाँ तक दरगाह का मैटर है इसके बारे में यह वक्फ संपत्ति है या नहीं, मुतवल्ली जो इस समय कहा जा रहा है वो है या नहीं, इसके संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजेंगे। वो दोनों पक्षों को सुन करके उसके हिसाब से आदेश पारित किया जाएगा। अलीगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलीगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। धमकी का मेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पूरे मामले को देखते हुए अलग अलग टीमों को अलग अलग कार्यों पर लगाया गया है। जिलाधिकारी को मेल के माध्यम से यह धमकी दी गई है। ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भेजने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। अब देखना होगा धमकी देने वाला आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होगा। क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने बताया कि जिला कलेक्टर साहब की मेल पर यह मेल आया है जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया। जांच शुरू कर दी गई है। डॉग स्क्वाड सहित अन्य 4 टीमें भी जांच कर रही हैं। कलेक्ट्रेट को इस संबंध में पुलिस की सूचना प्राप्त हुई और पुलिस बल तत्काल यहाँ पर मौके पर पहुंचे और साथ में हमारे डॉग स्क्वाड और एयर चेक की टीम भी साथ में मौजूद है और हम लोग गहनता से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करा रहे हैं। साथ ही अनाउंस करके हम लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है। कोई संदिग्ध पदार्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी पूरी गहनता के साथ निरीक्षण पूरे कलेक्ट्रेट परिसर तक कराया जा रहा है। जिले के प्रशासन महकमे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। यह ईमेल कथित तौर पर तमिलनाडु से भेजा गया है जिसमें चंदौसी कलेक्ट्रेट को निशाना बनाने की बात कही गई है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसी और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु से गोपाल स्वामी द्वारा ईमेल भेजकर कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। भेजने वाले ने यह दावा किया है कि धमाका जल्द होगा। जैसे ही यह सूचना मिली, एसपी के निर्देश पर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की गई एवं कलेक्ट्रेट परिसर के कोने कोने की सघन जांच बम स्क्वाड टीम ने की। साइबर एक्सपर्ट्स की टीम ईमेल की तकनीकी जाँच में जुट गई है। आज सुबह ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम गोपाल स्वामी कुछ था, उन्होंने एक ईमेल किया और उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी कि आज जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट में कोई बम विस्फोट हो सकता है, तो आप जो है, और उन्होंने उसके पीछे कुछ कारण तमिलनाडु से रिलेटेड बताए। वो व्यक्ति ने जो एड्रेस दिया था वो भी तमिलनाडु का था, जो इशू था वो भी तमिलनाडु का कोई पॉलिटिकल इशू था। और लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए हम लोगों ने
कप्तान साहब की मदद से पूरे कलेक्ट्रेट को चेक कराया। यहाँ पर जो एंटी सबोटाज टीम है वो आई और उन्होंने चेकिंग की। यहाँ पर कुछ पाया भी नहीं गया और जो ईमेल के कंटेंट थे वो भी बड़े ही फ्रिवलस से लग रहे थे, पढ़ने से ही बात हल्की लग रही थी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने सतर्कता बरतते हुए समय से चेकिंग करा ली है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई चीज़ पाई नहीं गई। बहराइच शहर के बशीरगंज में मौजूद प्रतिष्ठित संस्था द लर्निंग एजुकेशन एकेडमी द्वारा फेयरवेल डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक और जहां छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी ओर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ भावुक विदाई दी गई। संस्थान के संस्थापक फैजान उल हक ने बताया कि यह समारोह केवल एक पार्टी नहीं बल्कि बच्चों की मेहनत और संघर्ष को सलाम करने का अवसर होता है। उन्होंने कहा कि हम साल भर बच्चों की पढ़ाई में उनका पूरा साथ देते हैं और परीक्षा के बाद उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए यह आयोजन करते हैं। कोचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, हर एक सब्जेक्ट पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है। वैसे तो फैज़ान सर स्पेशली फ़िज़िक्स और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, पर वो हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। मतलब हम लोग को हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं, इवन हिंदी हो, इंग्लिश हो या सोशल हो, वो सारे सब्जेक्ट वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, जिससे मेरे इतने परसेंट आए। आई थिंक पूरा क्रेडिट मैं फैज़ान सर को देना चाहूँगी। क्या पढ़ाई करने का तरीका एकदम सारे टीचर से अलग है, पढ़ाई कराने का तरीका बिल्कुल अलग है और वो ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर आप भी पढ़ने बैठेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। हमारे यहाँ जो लर्निंग एजुकेशन एकेडमी से जो पार्टी हो रही है, एक्चुअल में जब बच्चे अपना सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको एक विदाई समारोह दिया जाता है, जो कि जिसका नाम फेयरवेल पार्टी होता है। 2019 से लेके कंटिन्यू हम अभी तक के लगातार फेयरवेल बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन हम करते ये हैं कि जब तक बच्चों का पेपर नहीं हो जाता है तब तक उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। जब बच्चों का पेपर हो जाता है और रिज़ल्ट आ जाता है तब मैं पार्टी रखता हूँ। एक तो खुशी होती है कि हमारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, तो मैं बच्चों को रिलैक्स करने के लिए और गेट टुगेदर करने के लिए एक ऐसी पार्टी रखता हूँ जो बच्चे सारे खुश हो जाएँ। बरेली में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 58वां प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहले दिन आयोजित सत्र का शुभारंभ प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन से किया। सम्मेलन पूरे प्रदेश से आए हजारों शिक्षक इसमें शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के उन्नयन, विकास और समस्याओं पर मंथन कर उन्हें हल करने पर विचार किया गया। यह सम्मेलन 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा 58 सम्मेलन प्रांतीय स्तर का सम्मेलन बरेली में आयोजित किया जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पर बरेली और बरेली के बाहर से पधारे हुए सभी शिक्षक बंधुओं का और उनके पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ शिक्षकों का सम्मान और ज्यादा किया जाए। जो अपने शिक्षकों का सम्मान करेगा वो खूब तरक्की करेगा। बरेली में एथेनॉल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। आग हादसे में 2 मजदूर झुलस गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों मजदूरों की मौत के बाद फैक्ट्री मालिक ने मृतकों के दोनों परिवारों को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके बाद मजदूरों ने मौत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इतने बड़े हुए हादसे का पता नहीं चल सका। अब तक कारण नहीं पता चला है कि किस तरह ब्लास्ट हुआ था। विशारतगंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गाँव का ये मामला है। बदायूं के कस्बा उजानी के CHC में पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने फीता काटकर 5 एम्बुलेंसों को रवाना किया। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार 5 लाख रुपए तक का इलाज करा रही है। जिनकी उम्र 60 वर्ष है या उससे अधिक है या बीमार है, वे अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। उन्होंने कहा भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है और वह सभी का साथ सभी का विकास कर रही है। इस अवसर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा।
खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र के भीरवा गांव में जसवंत निषाद के घर एक कार्यक्रम था, जहां डीजे पर नर्तकियां डांस कर रही थीं। इस प्रोग्राम में जसवंत निषाद के दोस्त रितेश यादव और अजय राजभर भी आए और इन लोगों ने डीजे पर नर्तकियों के साथ अवैध पिस्टल और तलवार लहराते हुए जमकर डांस किया, जहां किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक युवक जिसका नाम रितेश यादव है, वह हाथ में अवैध पिस्टल लिए है और स्टेज पर नर्तकियों के साथ जमकर डांस कर रहा है। हाथ में पिस्टल लेकर लहरा रहा है और एक जगह तलवार हाथ में लेकर दबदबा बना रहा है। जैसे ही यह वीडियो गौरी बाजार पुलिस के हाथ लगा, गौरी बाजार के SHO दिनेश मिश्रा ने रितेश यादव और उसके साथी अजय राजभर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से अवैध पिस्टल और तलवार बरामद भी कर लिए और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई। फतेहपुर में सर्राफा व्यापारियों से लाखों रुपए की कीमत के जेवरात की लूट करने वाले गिरोह का पुलिस और SOG ने खुलासा कर दिया। गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 2 सर्राफा व्यापारियों को विगत 2 दिन पहले तमंचा के बल पर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की लूट की गई थी। सर्राफा व्यापारियों के साथ हुई लूट की घटना के बाद गाजीपुर थाना पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लूट करने वाले 549 किलोग्राम चांदी, 30 ग्राम सोने का कच्चा टुकड़ा, 3 तमंचा और ढेर सारे कारतूस, 2 बाइक, 1 रॉड, 4 मोबाइल फोन और 7,540 रुपए भी बरामद हुए हैं। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजीपुर में स्थित भगवान बुद्ध और अंबेडकर की प्रतिमाओं को कुछ दबंगों ने ईंट पत्थर जलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश। भीम आर्मी ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। ग्रामीण ने शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने समझा बुझाकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को शांत कराया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में और प्रेक्षागृह में पेंशनर्स दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने 90 वर्षीय पेंशनधारियों को सम्मानित किया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से नियमित संवाद उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सभी विभागों के अधिकारियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश है। डीएम ने प्रसन्नता जताई कि स्थानीय पेंशनर्स मर्यादित तरीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पूर्ति सहित पेंशन धारकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कौशाम्बी जिले में डीएफओ कार्यालय में लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर जमकर रिश्वतखोरी हो रही है। आराम मशीन का नवीनीकरण को लेकर कार्यालय में तैनात बाबू ने लाइसेंस धारक से 15,000 की ऑनलाइन रिश्वत ली। ऑनलाइन रिश्वत का ट्रांजैक्शन वायरल होने पर डीएफओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। एडीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कही। बताया जाता है कि जिले में आराम मशीन का नवीनीकरण हो रहा है, जिसको लेकर आराम मशीन संचालक अपने आराम मशीन का नवीनीकरण करा रहे हैं। 15,000 रुपए का ऑनलाइन रिश्वत का ट्रांजैक्शन वायरल हो रहा है। कार्यरत बाबू राजेंद्र कुमार सिंह ने रिश्वत ली। बाबू राजेंद्र कई आराम मशीन संचालकों से ऑनलाइन वसूली करते हैं और काम नहीं होने पर पीड़ित आराम मशीन संचालक ने हंगामा करा। बाबू ने महिलाओं के सामने भी गाली गलौज की और बात मीडिया में आने के बाद बाबू ने रिश्वत वापस की। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कई स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। मंजनपुर के प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय का यह मामला है। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र में पत्रकार के ऊपर हुए हमले के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अजय ओझा के नेतृत्व में पत्रकारों ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपकर बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। डीएम एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अजय ओझा ने कहा कि मिर्जापुर जनपद में पुलिस और माफियाओं का गठजोड़ पत्रकारों के उत्पीड़न का कारण बन रहा है।
बुंदेलखंड के महोबा जिले में शासन की गाइडलाइन को दरकिनार कर अवैध रूप से संचालित हो रहे आरटीओ प्लांट के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला भूगर्भ जल संरक्षण परिषद की बैठक के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में गठित हुई 4 सदस्यीय टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित 5 आरओ प्लांट सीज कर दिए हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद से आरओ प्लांट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कटघर थाना क्षेत्र में महिलाओं के बीच मामूली विवाद के चलते हिंसक झड़प हो गई। झड़प में पुरुष भी शामिल हुए और मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने बदमाशियों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये लोग धर्म कांटे पर जाकर इन लोगों को डराते और धमकाते थे, फिर उसके बाद इनसे रंगदारी वसूल करते थे। दरअसल थाना कासना पुलिस को सूचना मिली कि गत्ता ले जाने वाले लोगों से प्रतिदिन 1 रुपया प्रति किलो रंगदारी वसूलने का काम किया जाता है। रंगदारी न देने पर अवैध हथियारों से उन लोगों के साथ जान से मारने की धमकी दी जाती है और मारपीट भी की जाती है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आधार पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने माता पिता, बिचौलिए व खरीदार को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की का आरोप था कि उसके मां बाप ने बिचौलियों के जरिए एटा जिले के रहने वाले करमवीर यादव के हाथों से बेच दिया था। खरीदार ने नाबालिग को अपने घर में बंधक बनाकर 2 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी की। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद नाबालिग अपनी बुआ के घर पहुंची और पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर मानव तस्करी और रेप की धाराओं में केस दर्ज कर उसके माता पिता, बिचौलिए और खरीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।